साना साना हाथ जोड़ी यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसकी लेखिका मधु कांकरिया है। इस यात्रा में लेखिका ने अपनी सिक्किम की यात्रा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व हिमालय के विराट व भव्य रूप का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। कहानी की शुरुआत लेखिका के गैंगटॉक शहर में पहुँचने के बाद शुरू होती है, जब लेखिका टिमटिमाते हजारों तारों से भरे आसमान को देखकर एक अजीब सा सम्मोहन महसूस करती है और उन जादू भरे क्षणों में खो जाती है। लेखिका गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहकर सम्मानित करती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अधिक मेहनत कर अपना जीवन यापन करते हैं। तारों भरी खूबसूरत रात देखने के बाद अगली सुबह वह एक नेपाली युवती द्वारा सिखाए गए प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशली यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगती हैं। प्रार्थना करने के बाद वह युमथांग की ओर चलने से पहले हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखने अपनी बालकनी में पहुंचती हैं। बादल होने के कारण उन्हें कंचनजंगा की चोटी तो नहीं दिखाई देती, लेकिन सामने बगीचे में खिले ढेरों फूलों को देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती हैं। उसके बाद लेखिका गैंगटॉक शहर से 149 किलोमीटर दूर युमथांग यानी कि घाटियों को देखने अपने गाइड जितेन नार्गे व सहेली मरी के साथ चल पड़ती हैं। पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों को देखते हुए वो धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ने लगती हैं। आगे चलते चलते लेखिका को बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा लगाई गई सफ़ेद पताकाएं दिखाई देती हैं। मंत्र लिखी ये पताकाएं किसी झंडे की तरह लहरा रही थी, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। लेखिका ने जब इन पताकाओं के बारे में पूछा तो गाइड जितेन ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नार्गे ने यह भी बताया कि किसी शुभ अवसर पर या नए कार्य की शुरुआत करने पर सफ़ेद की जगह रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। थोड़ी दूर पर स्थित कवि लोग स्टॉक जगह के बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इन्हीं रास्तों से आगे जाते हुए लेखिका ने एक कुटिया के अंदर प्रेयर व्हील यानी कि धर्म चक्र को घूमते हुए देखकर उत्सुकतावश उसके बारे में जानने की कोशिश की। तब नार्गे ने बताया कि प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को लगा कि पहाड़ हो या मैदान या कोई भी जगह हो, इस देश की आत्मा एक जैसी ही है। जैसे जैसे लेखिका अपनी यात्रा में पहाड़ की ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी, बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूटने लगे। अब लेखिका को नीचे घाटियों में पेड़ पौधे के बीच बने छोटे छोटे घर ताश के पत्तों से बने घरों की भांति प्रतीत हो रहे थे और न जाने कितने ही तीर्थयात्रियों, कवियों, दर्शकों, साधु संतों के आराध्य हिमालय का विराट व भव्यशाली रूप धीरे धीरे लेखिका के सामने आने लगा था। अब लेखिका को हिमालय पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा था। लेखिका अब खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों, आसमान छूटे पर्वत शिखरों, ऊंचाई से दूध की धारा की तरह बहते झरने, नीचे पूरी वेग से बहती चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी को देखकर अंदर ही अंदर रोमांचित महसूस कर रही थी। तभी उनकी जीप 7 स्ट्रीट्स वाटरफॉल पर रुक गई।
यहाँ पहुंचकर लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की सारी बुराइयां व दुष्ट वासनाएं इस झरने के निर्मल धारा में बह गई हो। यह दृश्य लेखिका के मन व आत्मा को शांति देने वाला था। धीरे धीरे लेखिका का सफर आगे बढ़ता गया और प्राकृतिक दृश्य पल पल में कुछ यूं बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर इन दृश्यों को बदल रहा हो। पर्वत, झरने, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे सभी कुछ बेहद खूबसूरत था। तभी लेखिका की नज़र थिंक ग्रीन बोर्ड पर पड़ गई। सब कुछ कल्पनाओं से भी बहुत ज्यादा सुंदर था। तभी लेखिका को जमीनी हकीकत का एक दृश्य अंदर से झकझोर गया। जब लेखिका ने कुछ पहाड़ी औरतों को कुदाल और हथौड़ी से पत्थर तोड़ते हुए देखा। कुछ महिलाओं की पीठ में बड़ी सी टोकरियां थीं, जिनमें उनके बच्चे बंधे थे। मातृत्व साधन और श्रम साधन का यह रूप देखकर उनको बड़ा आघात लगा। पूछने पर पता चला कि ये महिलाएं पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने का काम कर रही थी और यह बड़ा ही खतरनाक काम होता है, क्योंकि रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है और कई बार इसमें मजदूरों की मौत भी हो जाती है। यह देखकर वह मन ही मन सोचने लगती हैं, कितना कम लेकर ये लोग समाज को कितना अधिक वापस कर देते हैं। थोड़ा सा और ऊंचाई पर चलने के बाद लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से घर लौटते हुए उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका के स्कूल बस के बारे में पूछने पर नार्गे ने हंसते हुए बताया कि पहाड़ी इलाकों में जीवन बहुत ही कठिन होता है। ये बच्चे रोज 3 से 4 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। शाम को घर आकर अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराने जंगल जाते हैं। जंगल से भारी भारी लकड़ी के गट्ठर सिर पर लाद कर घर लाते हैं। जीप जब धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से बढ़ने लगी तभी सूरज ढलने लगा। लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस अपने घर लौट रही थी। लेखिका की जीप चाय के बागानों से गुजरने लगी। सिक्किमी परिधान पहने कुछ युवतियां बागानों से चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चटक हरियाली के बीच सुर्ख लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। युमथांग पहुंचने से पहले लेखिका को एक रात लायुंग में बितानी थी। लायुंग गगनचुंबी पहाड़ों के तले एक छोटी सी शांत बस्ती थी। दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर शांत और एकांत जगह। लेखिका अपनी थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गई। रात होने पर गाइड नार्गे के साथ अन्य लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहेली मरी ने भी बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब ही है। लेखिका यहाँ पर बर्फ देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी बर्फ नहीं दिखाई दी। तभी एक स्थानीय युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ बर्फबारी बहुत कम होती है। लेखिका को अगर बर्फ देखनी है तो उन्हें कटाव यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव पर्यटक स्थल के रूप में अभी उतना विकसित नहीं हुआ था, यानी कि कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, इसलिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी पूरी तरह से बरकरार था। लायुंग से कटाव का सफर लगभग 2 घंटे का था, लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। लेखिका इसे देखकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी। कटाव में लोग बर्फ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे।
लेकिन वह तो इस नज़ारे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा यहीं से मिली हो, और उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यदि इस असीम सौंदर्य को कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक या ऋषि हो जाएगा। लेखिका की सहेली मरी के मन में भी दार्शनिकता के भाव पनपने लगे और वह कहने लगी कि प्रकृति की जल संचय व्यवस्था कितनी शानदार है। वह अपने अनोखे ढंग से जल संचय करती है। यह हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। प्राकृतिक जाड़ों में पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ जमा देती है और गर्मी आते ही बर्फ पिघलकर पानी के रूप में नदियों में बहकर हम तक पहुंचती है और हमारी प्यास बुझाती है। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका को कुछ फौजी टेंट दिखी। तभी उन्हें ध्यान आया कि यह बॉर्डर एशिया है। यहाँ चीन की सीमा भारत से लगती है। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा, आप इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ कैसे रहते हैं? तब फौजी ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि आप चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने को मजबूर हो गई कि जब इस कड़कड़ाती ठंड में हम थोड़ी देर भी यहाँ ठहर नहीं पा रहे हैं तो ये फौजी कैसे अपनी ड्यूटी निभाते होंगे। यह सोचकर लेखिका का सिर सम्मान से झुक गया। उन्होंने फौजी से फेरी वेंडुला यानी कि फिर मिलेंगे कहकर विदा ली। इसके बाद युमथांग की ओर लौट पड़ी। युमथांग की घाटियों में उस समय ढेरों प्रियता और रोडोडेंड्रो के खूबसूरत फूल खिले थे, लेकिन युमथांग वापस आकर उन लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था क्योंकि युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। चलते चलते लेखिका ने चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? युवती ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर काफी खुश थे। दरअसल सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले स्वतंत्र रजवाड़ा था, लेकिन अब सिक्किम भारत में कुछ इस तरह घुल मिल गया है, ऐसा लगता ही नहीं कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तब वहाँ पर पर्यटन उद्योग इतना फला फूला नहीं था। सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। जीप आगे को बढ़ती जा रही थी कि तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मरी ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान थी। थोड़ा आगे चलने पर नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट्स वाला पत्थर भी दिखाया। नार्गे ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे और जहाँ जहाँ वो चावल छिटक कर गिरे वहाँ वहाँ अब चावल की खेती होती है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद वो खेदुम पहुँचे। यह लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र था। नार्गे ने बताया कि इस स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता है। जो भी गंदगी फैलाता है वह मर जाता है। उसने यह भी बताया कि हम पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। हम इन्हें गंदा नहीं कर सकते। लेखिका के यह कहने पर कि तभी गैंगटॉक शहर इतना सुंदर है, नार्गे ने लेखिका को कहा, मैडम गैंगटॉक नहीं, गंतोक कहिए, जिसका अर्थ होता है पहाड़। उसने आगे बताया कि सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता ने इसे पर्यटन स्थल, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद से ही सिक्किम में पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं। नए नए पर्यटन स्थलों की खोज जारी है। लेखिका ने मन ही मन सोचा कि इंसान की इसी असमाप्त खोज का नाम ही तो सौंदर्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।
जिनको समझ में नहीं आया, चिंता की कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार फिर से देख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।